जय हिंद दोस्तों, फोकस स्टडी विद अभी पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। प्रैक्टिस सेट नंबर 10 जो कि झारखंड हाई कोर्ट असिस्टेंट और झारखंड सिविल कोर्ट असिस्टेंट और क्लर्क दोनों के लिए बहुत बहुत यूज़फुल है। 10वां सेट है। वीडियो देखने से पहले एक चीज़ समझ लीजिए, अपलोडिंग डाउनलोडिंग में थोड़ा सा वीडियो का क्वालिटी लूज होता है। आपके फ़ोन में 5G डाटा है, क्वालिटी को थोड़ा सा बढ़ा लीजिएगा, फ़ोन का ब्राइटनेस को थोड़ा बढ़ा लीजिएगा, आराम से देखिएगा। 480p में देखिएगा, मस्त दिखेगा। 360 में भी बहुत अच्छा दिखता है, बट हो सकता है नेटवर्क का इशू होता है बहुत जगह पे, तो थोड़ा सा लो दिखता है वीडियो। आप इसको 480p में देखिए, 5G फ़ोन है आपके पास, ब्राइटनेस बढ़ा लीजिए, ठीक है। दूसरी बात, पेन कॉपी ले लीजिए अभी से, क्योंकि एक एक क्वेश्चन का आपको आंसर भी देते चलना है साथ साथ कमेंट बॉक्स में, ठीक है। ये दो बात समझ गए। आज के सेशन में कैसे कैसे सवाल होंगे, सारे के सारे लेटेस्ट क्वेश्चन होंगे। देखो, क्वेश्चन लेटेस्ट है, कंसेप्ट आपका वही रहेगा। कंसेप्ट हमेशा से वही है, बस कैलकुलेशन का तरीका आपका क्या होना चाहिए, इस पे आपको काम करना होगा खुद से। कोई आपको कैलकुलेशन सिखा नहीं सकता है। आप एग्जामिनेशन हॉल में जाते हैं तो आप देखते हैं कि जब भी आपको गुना लगाना होता है, भागा लगाना होता है, जोड़ना होता है, तो मैक्सिमम टाइम हम लोगों का हाथ उसी तरीका से चलता है जो हम लोग बचपन से सीखे हैं। पर इसका मतलब क्या है कि वो चीज़ प्रैक्टिस से हमारे दिमाग में बैठा हुआ है। तो अब देखो, अब ज़रूरत है थोड़ा सा कैलकुलेशन को सॉर्ट करने का। कायदे से कैलकुलेशन करिए, दिमाग का इस्तेमाल करिए, और ये चीज़ होगा प्रैक्टिस में। इसीलिए प्रैक्टिस बहुत ही ज़रूरी है। तो हम लोग एक एक चीज़ों पे ध्यान देंगे। लेटेस्ट सवाल होगा दोनों एग्जाम के लिए। आपको हम बताए थे कि भाई एक तीर से दो निशाना लगेगा। एक ही प्रैक्टिस सेट से एक ही बार मैथ्स पढ़ के आप झारखंड हाई कोर्ट और झारखंड सिविल कोर्ट्स का एग्जाम आसानी से क्रैक कर सकते हैं, ठीक है। बहुत लोग बोलते हैं सर उटपटांग क्वेश्चन आता है। भाई जितना सीट है उतना तो लेगा ना, उतना तो सिलेक्शन होना है। क्वेश्चन उटपटांग रहेगा, सबके लिए टफ रहेगा, सबके लिए आसान रहेगा, सबके लिए। अब इन सबके बीच में आपको अच्छा कैसे करना है, आप खुद समझदार हैं, खुद सोचिए, खुद पे काम कीजिए, सबसे बड़ी बात, ठीक है। तो सेट नंबर 10 है। अगर आपको कंप्लीट मैथ्स पढ़ना है तो फोकस स्टडी विद अभी पे कंप्लीट कोर्स अवेलेबल है। ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, टेलीग्राम पे भी है, टेलीग्राम का लिंक भी नीचे दिया हुआ है, और ऐप आपको फोकस स्टडी विद अभी प्ले स्टोर पे मिल जाएगा, ठीक है। मैथ कंप्लीट अर्थमेटिक प्लस एडवांस बहुत अच्छा लेवल है। आप इसके बल पे एसएससी, बैंक, रेलवे, जेएसएससी कोई भी एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं, ठीक है। तो झारखंड हाईकोर्ट क्या है ये भी हो जाएगा। अगर आपको मैथ्स प्लस रीजनिंग दोनों चाहिए तो दोनों भी अवेलेबल है, आप जाके एक्सप्लोर कर सकते हैं। और कुछ भी समझ में ना आए तो कॉन्टैक्ट डिटेल भी दिया हुआ है, आप कॉल करके डायरेक्टली पूछ सकते हैं। ये बात आपको समझ में आया, ठीक है। अब देखिए शुरू करते हैं, ठीक है। अपने मम्मी पापा का नाम लो और शुरू हो जाओ। एक एक सवाल को देखना, वीडियो पॉज करके पहले खुद से लगाना, आंसर कमेंट में डालना, उसके बाद आगे बढ़ना। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक मार देना, बहुत अच्छा लगे शेयर मार देना, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके जाना, ठीक है। ये बात आपको समझ में आया। अपडेटेड सवाल होंगे एकदम शुरू से लेके आखिरी तक, आपको कंप्लीट लेक्चर को देखना है, ठीक है। लाइव होता तो हर एक तो हम आपके कमेंट का जवाब जरूर दे पाते, लेकिन लाइव का ऑप्शन अभी नहीं है। कोई बात नहीं, लाइव में थोड़ा बहुत टाइम भी आपका जाता है, इसमें आपका 1 सेकेंड भी टाइम बर्बाद नहीं होगा, ठीक है। शुरुआत करते हैं इस सवाल से। नया सवाल है, 2023 में आया है। तो कहता है कि सिंप्लीफाई द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। आराम से समझना, पेन कॉपी लेके बैठना, आंसर कमेंट में मारते जाना। अगर आता है तो ठीक, नहीं तो यहाँ से देख के सीख जाओगे। छोटा छोटा कंसेप्ट पे बढ़िया बढ़िया सवाल बना दे रहा है। सवाल बड़ा दिख रहा है, पावर बड़ा है ऑप्शन में, तो लग रहा होगा कि बहुत मुश्किल है। बहुत ही आसान सवाल है, बस समझने भर की देर है, ठीक है। तो कहता है कि सिंप्लीफाई द फॉलोइंग एक्सप्रेशन, 1 + p × 1 + p² × 1 + p का पावर 4
इंटू 1 प्लस पी का पावर 8 इंटू 1 प्लस पी का पावर 16 इंटू 1 माइनस पी माइनस 1। अब बड़ा ही सिंपल सा बात है। अब आपके दिमाग में चलेगा, 2 मार्क कर लेते हैं। अब आपके दिमाग में चलेगा कि सर इस सवाल में क्या सबको मल्टीप्लाई करना होगा? तो सर बिल्कुल मल्टीप्लाई करना होगा, लेकिन तरीका से। एक छोटा सा फॉर्मूला, इस पे बेस्ड एक बड़ा सवाल भी आपको बताए थे, या तो 7 नंबर में होगा या तो 8 नंबर में होगा, ठीक है। इसी बेस पे आया था और इसी बेस पे 3-4 सवाल बस चेहरा बदल बदल के पूछा गया है। तो आप देखिए, क्या आपको ये चीज़ याद है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है? ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है। अब आप कहेंगे सर ये चीज़ आपको कहाँ दिख रहा है? तो सर ध्यान से देखिए, 1 प्लस पी इधर लिख दिया है और 1 माइनस पी इधर लिख दिया है। तो क्या ये ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी है? बोले सर बिल्कुल है। क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर 1 माइनस पी स्क्वायर, ये हो गया। अब जैसे ही ये चीज आपके सामने आया, अब आपका पेयर बनते चला जाएगा, पेयर बनते चला जाएगा। अब आप यहाँ पे 1 प्लस पी स्क्वायर है, यहाँ पे 1 माइनस पी स्क्वायर है, फिर से सेम फॉर्मेट पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब जब हम इन दोनों को भिड़ाएंगे तो आएगा 1 माइनस पी का पावर 4। बिल्कुल। अब फिर से आपको क्या दिखा? 1 प्लस पी का पावर 4 1 माइनस पी का पावर 4। जब इन दोनों को भिड़ाएंगे तो क्या आ जाएगा? तो आ जाएगा 1 माइनस पी का पावर 8, ये आ जाएगा। अब जैसे ही ये आया, ध्यान से देखिए, बहुत ही आसान सवाल है, इसको इससे भिड़ा दिए आप, फिर से वही फॉर्मेट है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, पावर डबल हो जाएगा, मतलब ये हो जाएगा 1 माइनस पी का पावर 16। अब फिर से 1 प्लस पी का पावर 16 1 माइनस पी का पावर 16, क्या हो जाएगा? 1 माइनस पी का पावर 32, क्या हो जाएगा? 1 माइनस पी का पावर 32 यहाँ तक। और भाई उधर क्या है? माइनस में 1 है, ध्यान से। तो ये माइनस से माइनस कट जाएगा, क्या बचा? माइनस पी का पावर 32। ऑप्शन नंबर ए आपका सीधा उत्तर हो गया। थोड़ा ढंग से सजा दिया है सवाल को, नया नहीं है सवाल, पुराना ही पैटर्न पे है, फॉर्मूला पे बेस्ड है, लेकिन तरीका से सजा दिया तो सवाल थोड़ा सा मुश्किल दिखता है, लगता है भाई ये कैसे होगा। अब बहुत लोग इसमें सोचेंगे कि सर अगर हम वैल्यू पुट कर दे तो क्या करोगे वैल्यू पुट करके, और किसका वैल्यू पुट करोगे, कितना पुट करोगे? बात ये है ना, कितना वैल्यू पुट करोगे, फंस जाएगा मामला, ठीक है। एक ही वेरिएबल है, एक ही एक्सप्रेशन है। तो ये बात समझ में आया? समझ में आया तो शेयर मार देना वीडियो को और कमेंट में अपना आंसर जरूर देना है। सवाल को हम नाम देते हैं नौरंगा सवाल, ठीक है। कई तरीका का चेहरा बदल बदल के एग्जामिनर आपके सामने फेंकते रहता है। तो सवाल से भिड़ने से पहले एक बार पढ़ लीजिए और ठीक से सोच लीजिए, ठीक है। तो कहता है कि इफ p इक्वल टू √2 + 1 अपॉन √2 - 1 एंड q इक्वल टू √2 - 1 अपॉन √2 + 1 देन द वैल्यू ऑफ p स्क्वायर अपॉन q प्लस q स्क्वायर अपॉन p, इसका मान क्या होगा? आप ध्यान से देखिए p के वैल्यू और q के वैल्यू को, तो भाई ये एक दूसरे के उल्टा है। p का वैल्यू क्या है? प्लस ऊपर माइनस नीचे। q का वैल्यू क्या है? माइनस ऊपर और प्लस नीचे। तो थोड़ा सा विचार कर लीजिए कि ये सवाल किस फॉर्मेट पे बनाया है। ऐसा ना हो कि एकदम भिड़ जाइए, p का वैल्यू यहाँ रख दीजिए, q का वैल्यू यहाँ रख दीजिए, फिर q का वैल्यू यहाँ रख दीजिए, फिर p का वैल्यू यहाँ रखिए, तो भाई मामला बिगड़ जाएगा। दूसरा बात, अगर आप इसको सॉल्व करते हैं तब भी आपका कैलकुलेशन बड़ा पड़ेगा। आपको तरीका बताते हैं, सीखिएगा ध्यान से, ठीक है। तो आप ये समझ गए कि p का उल्टा q है या q का उल्टा p है। तो अगर हम आपको ये बोले कि p बराबर 1/p है, अगर हम q को p लिखें तो q क्या हो जाएगा? 1/p हो जाएगा। p का उल्टा क्या है? q है। अब आपको ये चीज समझ में आ गया कि p का उल्टा q है। थोड़ा सा बेसिक बताते हैं, मजा आ जाएगा, समझ में आ जाएगा, फंसेंगे नहीं, ठीक है। ध्यान से समझना और वीडियो क्वालिटी थोड़ा बढ़ा के देखना, अच्छा से दिखेगा। कमी यही है कि बस ये डिजिटल बोर्ड नहीं है, बाकी कंसेप्ट और क्वेश्चन लाजवाब है।
ठीक है, अब ध्यान से देखिए, आप ये चीज समझ गए कि सर P बराबर 1/q है, ये चीज क्वेश्चन से आपको समझ में आ गया। बोले सर बहुत अच्छा बात है। अब ध्यान से देखिए कि यहाँ पे p² है और q के जगह पे हम क्या रखेंगे, 1/p। अगर हम q का वैल्यू निकालें तो ये 1/p होगा, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि q का उल्टा 1/p है, दोनों बात सही है, ठीक है। तो अगर यहाँ पे हम q का वैल्यू रख दे तो 1/p और p ऊपर घूम जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा pq प्लस, इस इक्वेशन को हम या तो p में या तो q में बदल लेंगे। अब यहाँ पे देखिए q के जगह पे अगर हम 1/p रखें, q के जगह पे हम अगर 1/p रखें तो ये हो जाएगा 1/p का q। ये चीज आपको समझ में आया। अब ये अलजेब्रा में आपको बताया है कि अगर aq प्लस 1/aq बराबर कुछ दिया हुआ है तो वो क्या हो जाता है, देखो तो aq प्लस, अगर आपके सामने ये चीज़ दिया हुआ है कि a प्लस 1/a बराबर मान लो कि x दिया है, तो aq प्लस 1/aq बराबर क्या हो जाता है, x का क्यूब माइनस 3x हो जाता है। बोले सर ये सही बात है। अब बस ये नंबर लेके आना है और इस फॉर्मेट पे रख के आपको आंसर बता देना है। अब ध्यान से देखो जरा, अब ध्यान से देखो कि p का वैल्यू क्या है, √2 + 1 अपॉन √2 - 1। अगर इसको आप रेशनलाइज करोगे तो ये हो जाएगा, ऊपर नीचे √2 - 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो नीचे क्या हो जाएगा, a² माइनस नीचे हो जाएगा a - b इंटू a + b, तो ये क्या हो जाएगा a² - b², मतलब नीचे तो मेरा 1 हो जाएगा, ऊपर क्या हो जाएगा √2 + 1 इंटू √2 + 1। भाई इसको ऊपर नीचे √2 + 1 से रेशनलाइज करेंगे तो ऊपर मेरा हो जाएगा √2 + 1 का स्क्वायर, √2 + 1 का होल स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा a² + b² मतलब 2 और 1 3 प्लस 2ab मतलब ये हो जाएगा 2√2। ये हो जाएगा p का वैल्यू। अगर p का वैल्यू ये है तो सर 1/p का वैल्यू इसका उल्टा नहीं हो जाता है। बोले सर बिल्कुल सही बात है। अब देखो p का वैल्यू ये है और 1/p का वैल्यू ये है, जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या ये p + 1/p बराबर ये मेरा माइनस प्लस कट जाएगा, 6 नहीं हो जाएगा। बोले सर बिल्कुल 6 हो जाएगा। अब p + 1/p का वैल्यू 6 है। देखो कितना अच्छा से घुमा के सजा दिया है सवाल को। ये हम आपको बेसिक बताएं, ये हम आपको बेसिक बात बताएं जो कि आपको मालूम होना चाहिए। ये एकदम बेसिक बात है, ठीक है। अब देखो p + 1/p का वैल्यू 6 आया और pq + 1/pq का वैल्यू पूछा है, तो सर x के जगह पे क्या है 6 है, तो x³ मतलब 6 का क्यूब 216 माइनस 3x मतलब 6 तिहाई 18, 216 में 18 गया तो सर 16 16 रहता है 200, 198। 198 इस सवाल का क्या हो गया, सीधा उत्तर हो गया। बोलो कितना समय लगेगा वैसे इस तरीका से सवाल को बनाने में? एकदम समय नहीं लगेगा। ज़रूरत है तो इस चीज़ को पहचानिए कि ये एक दूसरे के उल्टा सुल्टा दिया हुआ है, ठीक है। बात समझ में आया? ये बेसिक आपको पता होना चाहिए, ये बेसिक आपको पता होना चाहिए। बात समझ में आया? p का वैल्यू कैसे निकालें, इस इक्वेशन को ऊपर नीचे √2 + 1 से रेशनलाइज कर दिए, परमेयीकरण कर दिए, तो क्या आया 3 + 2√2। अब अगर p का वैल्यू ये है तो 1/p का वैल्यू इसका उल्टा हो जाएगा 3 - 2√2। इनको जोड़े तो सर 6 आया। अब p और 1/p का वैल्यू 6 है तो सर pq और 1/pq का वैल्यू कितना 198 आया, सीधा सीधा उत्तर। तो ध्यान से देखिए, बहुत आसान है। आपके दिमाग में आएगा कि सर वैल्यू पुटिंग से कर सकते हैं क्या, तो जवाब होगा नहीं। क्यों? क्योंकि अगर हम इस क्वेश्चन को अगर ध्यान से देखें तो सर सेक और टेन में चल रहा है, तो सर 90 डिग्री में तो आपका सेक और टेन जो है इन्फिनिटी देता है, ठीक है। अगर 45 डिग्री रखना चाहें,
अगर 45 डिग्री रखना चाहें तो मामला रूट में आ जाएगा, और कोई भी रखना चाहे 30 60 तो मामला रूट में आएगा, लंबा चौड़ा कैलकुलेशन आ जाएगा। रूट में आने के बाद भी जरा ऑप्शन पे नज़र डालिए, साइन और कोस में है तो 2 ऑप्शन आपका मैच करने का पूरा संभावना है। तो सर ये सवाल होगा कैसे, तो एग्जामिनर कहता है कि इसको बेसिक से करना पड़ेगा, ठीक है। अब जरा ध्यान से देखिए, 10 माइनस सेक प्लस 1 अपॉन 10 प्लस सेक माइनस 1 इंटू सेक थीटा इक्वल टू 1/k है। तो k का वैल्यू निकाल दीजिए, एकदम आराम से हम निकाल देंगे बेसिक से। क्या आपको ये चीज़ मालूम है कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है? तो अगर यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, तो हम 1 के जगह पे सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, लेकिन दोनों जगह पे लिखेंगे तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। एक जगह पे लिख के कॉमन लेंगे तब जाके ऊपर नीचे कैंसिल होगा, ठीक है। तो ऊपर लिखते हैं, ध्यान से समझिए। अगर हम इसको ऐसे लिख दें, अगर हम इसको ऐसे लिख दें कि ये मेरा 10 थीटा दिया है और माइनस सेक थीटा है, और प्लस 1 के जगह पे हम क्या लिख देंगे, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा 1 के जगह पे, और नीचे हम ना एज इट इज छोड़ दें, क्योंकि नीचे और ऊपर को थोड़ा सा कैंसल कर देते हैं भाई मेरे। तो ये 10 थीटा प्लस सेक थीटा माइनस 1 और मल्टीप्लाई में है सेक थीटा, ठीक है। 1/k को रहने देते हैं। अब आप ध्यान से देखो, अब आप ध्यान से देखो, सवाल यही है ना, सवाल हम गलत नहीं ना लिखे हैं, सवाल गलत नहीं लिखे हैं, ठीक है ना। 10 माइनस सेक है, 10 माइनस सेक है, और 10 प्लस सेक माइनस 1 है, ऊपर में प्लस 1 है, ठीक है। अब आप ध्यान से देखो, हाँ ठीक है। अब आप ध्यान से देखो, अगर इसको कैंसिल करना है तो ऊपर से कॉमन लेना होगा सेक माइनस 10, तभी जाके ऊपर 10 प्लस सेक माइनस 1 बचेगा। तो जैसे ही हम ऊपर से सेक थीटा माइनस 10 थीटा को कॉमन लेंगे, माइनस में कॉमन लेंगे, तो सर ऊपर बच जाएगा 10 थीटा प्लस सेक थीटा और माइनस 1, और सेम चीज़ आपका नीचे भी है 10 थीटा प्लस सेक थीटा माइनस 1, और इधर मल्टीप्लाई है सेक थीटा से। तो भाई ये तो मेरा ऊपर नीचे कट जाएगा ना। देखो प्रैक्टिस इतनी बड़ी चीज़ है, सबसे बड़ी चीज़ प्रैक्टिस है। अगर आप कर लेते हो तो आपको समझ में आ जाता है कि क्या आगे होने वाला है, कैलकुलेशन का भविष्य आपको दिख जाएगा अगर आपका प्रैक्टिस मजबूत है तो इसको तो लिखना ही नहीं था ना भाई, इसको तो लिखना ही नहीं था, इसको तो लिखना ही नहीं था। आपको मालूम है कि जैसे ही सेक माइनस 10 कॉमन लेंगे, ऊपर ऐसा टर्म बनेगा और ऊपर नीचे कैंसिल हो जाएगा। अब ये बचा क्या, सेक, इधर क्या बचा, सेक थीटा बराबर क्या 1/k। k का वैल्यू चाहिए 1/k का नहीं, k का वैल्यू, तो k को इधर ले जाएंगे तो k बराबर हो जाएगा, देखो तो 1 ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा, और ये हो जाएगा माइनस सेक थीटा इंटू 10 थीटा, ठीक। अब देखो ध्यान से समझो बात को, सेक थीटा इंटू 10 थीटा को क्या लिख सकते हैं, छोटा छोटा आइडेंटिटी आपके दिमाग में होना चाहिए। बताते हैं, ध्यान से समझो कि सर 10 थीटा बराबर आप लिखते हैं साइन थीटा बटा कॉस थीटा। दुनिया को याद है ये चीज़। क्या आपको ये चीज़ मालूम है कि हम 10 थीटा बराबर साइन थीटा इंटू सेक थीटा भी लिख सकते हैं? जी बिल्कुल, ये नीचे में कोस है, 1/cos क्या होता है, सेक होता है, तो हम 10 थीटा बराबर साइन थीटा इंटू सेक थीटा भी लिख सकते हैं। तो ये ना डेरिवेशन आपको तरह तरह से आना चाहिए, ऐसा नहीं कि सवाल लंबा है, सवाल बहुत छोटा है, तो ये चीज़ आपको आना चाहिए। अब हम 10 थीटा को साइन इंटू सेक लिखेंगे तो सेक इंटू सेक, सेक स्क्वायर, सर यहाँ से सेक स्क्वायर कॉमन लेंगे, 1/सेक स्क्वायर थीटा कॉमन लेंगे, अंदर बचेगा 1 माइनस साइन थीटा, यही बचेगा। बोले सर बिल्कुल। अब जादू देखो, 1/सेक स्क्वायर क्या होता है, तो सर कोस स्क्वायर थीटा। 1/सेक क्या होता है, कोस होता है, स्क्वायर है स्क्वायर लगा देंगे, तो 1/सेक क्या होता है, कोस स्क्वायर। और कोस स्क्वायर को फिर से क्या लिखेंगे, 1 माइनस साइन स्क्वायर, और 1 माइनस साइन स्क्वायर है तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मेट में है, तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, मतलब इसको फाइनली लिखेंगे 1 प्लस
साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा और अपोन में मेरा रह जाएगा 1 माइनस साइन थीटा और ये आपका कैंसल हो जाएगा 1 प्लस साइन थीटा आपका उत्तर हो जाएगा। ये काम आपको करना होगा, कुछ ही सेकेंड में आप कैलकुलेशन को निपटारा कर देंगे आसानी से। ना जोड़ना है, ना घटाना है, ना गुना करना है, ना भाग देना है, 2-3 स्टेप लिखना है, आंसर फेंक देना है। ठीक है, तो ये छोटा छोटा चीज़ ना आपको मालूम होना चाहिए। तो अपने आप को कभी भी सिमटने मत दीजिए, आगे तक सोचिए कि अगर tan बराबर साइन बाय कोस है तो क्या सिर्फ यही हो सकता है? भाई इसको बहुत तरीका से हम लिख सकते हैं। तो एक तरीका आपको बताएं, समझ आया? ठीक है, लाइक करते चलना, वीडियो को शेयर मारते जाना और आंसर कमेंट में जरूर देना। आप इससे पता चलता है कि कितना लोग सीरियस है, कितना लोग पढ़ रहा है, किनको वाकई में नहीं। और बहुत ही आसान सवाल है, क्योंकि चेहरा थोड़ा सा बदल दिया गया है, सिंप्लीफाई करना है, सरल करना है। डरना कभी नहीं, कभी मत डरना। ठीक है, चाहे जीवन में कुछ भी हो जाए, कभी मत डरना, परेशान होना, डरना मत, हिम्मत मत हारना। बहुत बड़ा मुश्किल मेरे सामने आया और अभी भी, फिर भी हम खड़े हैं, अपने काम पे लगे हैं रात दिन। चाहे जो भी हो, एक टाइम खाना कम मिले कोई बात नहीं, पड़ोसी ताना दे दे कोई बात नहीं, घर परिवार ताना दे कोई बात नहीं, सुन लेना, अपना काम करते रहना और कभी किसी को पलट के जवाब मत देना। आपको मोटिवेशन नहीं फेंक रहे हैं, आपको परेशानी से बचाने का रास्ता बता रहे हैं आपको। इससे क्या होगा, आप ना किसी को बोलेंगे, ना किसी से बिना मतलब में बतौल होगा, आप चुप रहेंगे, वो अपने आप चुप हो जाएगा। सवाल को चुप कराते हैं। ठीक है, ध्यान से देखिए, कहता है सिंप्लीफाई करो, सरल करो। 1 प्लस साइन टी अपॉन 4 माइनस 4 साइन टी माइनस 1 माइनस साइन टी अपॉन 4 प्लस 4 साइन टी। थीटा के जगह पे टी दे दिया है, एक्स देगा, वाई देगा, जेड देगा, अल्फा देगा, बीटा देगा, गामा देगा, डेल्टा देगा, क्या दिक्कत है? अब आप ध्यान से देखो नीचे, 4 माइनस 4 साइन टी, 4 प्लस 4 साइन टी। अगर यहाँ से भी 4 कॉमन ले लें तो अंदर हो जाएगा 1 माइनस साइन टी, और यहाँ से भी 4 कॉमन लेंगे तो अंदर हो जाएगा 1 प्लस साइन टी। तो यहाँ पे हो जाएगा 1/4, यहाँ भी हो जाएगा 1/4। मतलब इस पूरे इक्वेशन से 1/4 को कॉमन ले सकते हैं, और कॉमन लेते ही आपके दिमाग में कैलकुलेशन बिजली की तरह दौड़ेगा। ध्यान से समझना, हम आपको क्या बोले कि सर 1/4 कॉमन ले लेते हैं। तो ध्यान से देखो, ऊपर तो है 1/sin t, ये सवाल यही है, नीचे हो जाएगा 1 माइनस साइन टी प्लस 1 माइनस साइन टी ऊपर दिया है और नीचे हो जाएगा 1 प्लस साइन टी। अब आप ध्यान से देखो, ये क्या बचा, नीचे एलसीएम लेंगे, नीचे एलसीएम लेंगे तो 1 माइनस साइन टी इंटू 1 प्लस साइन टी, ये कुछ और नहीं ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फॉर्मेट पे है। तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर टी, और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है आपको मालूम है, कोस स्क्वायर थीटा होता है। तो नीचे फाइनली हम कोस स्क्वायर टी ही लिखेंगे। और ऊपर देखो, जब ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो 1 प्लस साइन टी का होल स्क्वायर होगा, क्योंकि 1 प्लस साइन टी इंटू 1 प्लस साइन टी इंटू 1 प्लस साइन टी, 1 प्लस साइन टी का होल स्क्वायर। सिमिलरली इसको जब इससे भिड़ाएंगे तो ये 1 माइनस साइन टी का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब एक फॉर्मूला आपको बताते हैं कि अगर a प्लस बी के होल स्क्वायर में से हम घटा देते हैं a माइनस बी के होल स्क्वायर को, तो क्या आपको 4ab नहीं मिलता है? बोले सर बिल्कुल मिलता है। a प्लस बी के होल स्क्वायर में से a माइनस बी के होल स्क्वायर को घटा देते हैं तो सर 4ab ही आपको मिलेगा। तो सर ऊपर आपको क्या दिखा, ऊपर आपको दिखा ये हो जाएगा 1 प्लस साइन टी का होल स्क्वायर, और यहाँ हो जाएगा 1 माइनस साइन टी का होल स्क्वायर, नीचे मेरा हो जाएगा कोस स्क्वायर टी। देखो, कैलकुलेशन सीखो, अपने आप को झोंको, समय दो, बिना मेहनत का कुछ नहीं होगा। बिना मेहनत का खाना भी आपके मुंह पे नहीं जाएगा, उसके लिए आपको बैठना होगा, खाना हाथ में लेना होगा, यहाँ पे लेके जाना होगा, तब ना जाएगा भाई। चबाने में भी मेहनत है, पचाने में भी मेहनत है, हर जगह मेहनत है, तो मेहनत से तो भागो ही मत। तो नीचे हो गया 1 कोस स्क्वायर टी,
ऊपर क्या हो गया सर 4ab, तो a की जगह पे 1 है, b की जगह पे sin t है, मतलब ये हो गया 4 sin t इंटू 1, और इधर क्या है 1/4। तो बाबू देखो 4 से 4 आपका कैंसिल हो गया, ठीक है। अब आप ध्यान से देखो, ये sin t है, नीचे मेरा cos स्क्वायर t है, तो क्या हम इस cos स्क्वायर t को आपको समझाने के लिए cos t इंटू cos t लिख सकते हैं? बोले सर बहुत अच्छा बात है। अब देखो साइन बट्टा कोस क्या हो जाएगा, आप कहेंगे सर साइन बट्टा कोस 10 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 10 का t इंटू कोस 1/cos क्या सर sec t, तो यही मेरा उत्तर हो गया 10t इंटू sec t, 10t इंटू sec t। ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर। भाई नया नया सवाल करने से ना यही फायदा है, कुछ ना कुछ आपको नया सोच देखने को मिलेगा, कंसेप्ट वही रहेगा, सवाल का नया रूप देखने को मिलेगा। अब इसमें कुछ भी नहीं किया, अब आप बोलेंगे सर कुछ भी नहीं था इसमें, वाकई में कुछ भी नहीं था इसमें। अगर आपका आंसर आया तो कमेंट में जरूर दीजिए। इस सवाल को देखिए, ज्योमेट्री का बहुत ही बढ़िया सवाल है, सीधा सीधा थ्योरम पे बेस्ड रहता है सवाल, जैसे कि ये सवाल है, नया सवाल है, ऐसा नहीं कि पहला बार आया, बहुत बार आ चुका है और आगे भी आते रहेगा, आगे के एग्जाम में भी आते रहेगा, ठीक है। तो ध्यान से समझिएगा, बस कहते हैं ना कि बस ये डिजिटल नहीं है, इसको टच नहीं कर सकते हैं, बाकी बात कंटेंट लाजवाब है, ठीक है। तो कहता है कि इन ट्रायंगल ABC AD इज द एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल A इफ AB इक्वल टू 8.4 सेंटीमीटर, AC इक्वल टू 5.6 सेंटीमीटर एंड DC इक्वल टू 2.8 सेंटीमीटर, देन द लेंथ ऑफ साइड BC इज। अब ध्यान से समझो, समझाते हैं, ठीक है। तो ज्योमेट्री का सबसे बड़ा बात यह है कि अगर क्वेश्चन के हिसाब से आप फिगर बना लिए तो फिर आपको बहुत कुछ समझ में आ जाता है, अगर फिगर में ही गड़बड़ हुआ तो फंसने का चांसेस बहुत ज़्यादा है। तो ध्यान से ट्रायंगल ABC, आप किसी भी वर्टेक्स को A मानो, किसी भी वर्टेक्स को B मानो, फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो हम यहाँ से शुरू करते हैं, A है, B है और C है, ठीक है। अब एंगल A, इसका ना एंगल बाइसेक्टर है, कोण द्विभाजक है AD, क्या है AD। ट्रायंगल कैसा है मालूम नहीं है, एंगल बाइसेक्टर है। AD को जैसे ही BC से मिलाएंगे, AD को जैसे ही ये A का एंगल बाइसेक्टर जैसे ही BC से D पर मिला, ये कोण 2 बराबर भाग में बट गया, ये 2 बराबर भाग में बट गया। अब एंगल बाइसेक्टर के साथ इनका साइड का क्या रिलेशन होता है समझो। जो एंगल बाइसेक्टर होता है ना, ये D पॉइंट, वो इन दोनों भुजाओं को समान अनुपात में बांटता है, समान अनुपात में बांटता है। अब हम जो कह रहे हैं उसको ध्यान से समझना और जैसे लिख रहे हैं उसी तरीका से लिखना, क्योंकि रेशियो लिखने में अगर गलती हुआ तो उत्तर गलत आ जाएगा। तो हम क्या बोलें, हम लिखे AB, ध्यान से देखो AB अपॉन AC, इनका रेशियो यही होगा जो BD अपॉन DC होगा, क्या होगा BD अपॉन DC होगा, ध्यान से। तो भाई AB के सामने कौन सा भुजा है, तो सर BD, और AC के सामने ध्यान से देखो, जिनके साथ एंगल बन रहा है उसी साइड को लेना है, तो AB के सामने BD लिखेंगे, AC के सामने DC लिखेंगे, ये चीज ध्यान से। अब देखो क्या क्या दिया हुआ है, AB का दिया है 8.4, तो बस इसको लिख दो, अब क्या 8.4 अपॉन AC दिया है 5.6 बराबर BD भाई BD नहीं मालूम है तो BD को BD लिख देंगे अपॉन DC, सर DC दिया है 2.8 लिख देंगे। ध्यान से देखो 28 दूना 56, अगर हम पॉइंट हटा के देखें और 2 से काटेंगे तो ये हो जाएगा
4.2 क्या हो जाएगा 4.2। तो सर BD मेरा कितना आ गया 4.2 और DC कितना दिया हुआ है 2.8 और हमसे पूछा है BC का लंबाई। तो भाई 4.2 और 2.8 को जोड़ देंगे तो ये 4 और 2 6 और 0.2 और 0.8 मिला के 1, मतलब BC मेरा कितना हो गया 7 सेंटीमीटर हमारा उत्तर हो गया। एंगल बाइसेक्टर थ्योरम है, इसको ध्यान से याद रखना है, इसको बिल्कुल ध्यान से याद रखना है, ये आपको याद रखना है। कैसे होता है ये आप मत जानो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये आपको याद रखना है एंगल बाइसेक्टर थ्योरम कि जब हम किसी भी ट्रायंगल का एक वर्टेक्स का एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करते हैं तो ये रिलेशन बनता है। अब चाहे सामने वाला से सामने वाला हो, यहाँ से यहाँ हो या यहाँ से यहाँ हो, रिलेशन सेम होगा, बस साइड का नाम बदल जाएगा। ठीक है, तो BC का जो लेंथ होगा वो 7 सेंटीमीटर होगा। अच्छा लगा ना, शेयर मार देना भाई, ठीक है, शेयर जरूर मार देना, क्योंकि हम आपके साथ ना खड़े हैं और अच्छे अच्छे सवालों के साथ खड़े हैं। जैसे तैसे सवाल नहीं लेके आ रहे हैं, सब कुछ तरीका से सजा के आपको दे रहे हैं। तो इसके लिए आपका कर्तव्य बनता है कि आप चैनल को शेयर मारो, वीडियो को शेयर मारो, ठीक, ध्यान से देखिए और अटेंड जरूर कीजिएगा, सवाल को कोशिश कीजिएगा। देखो कोशिश करना बहुत बड़ी बात है, अब बार बार कोशिश करने लगेंगे तो कोशिश करने का लत लग जाएगा आपको और वो आपको सक्सेस की ओर लेके जरूर जाएगा। बाकी बात ऊपर वाला के हाथ में है, जो होगा देखा जाएगा, इंसान के हाथ में मेहनत है और क्या है। ठीक है, तो भाई ऐसा मत सोचना कि हम हर क्वेश्चन पे मोटिवेशन झाड़ रहे हैं। आप लोग का जो स्थिति है ना अभी के टाइम में, वो देख के लगता है कि मतलब क्या हो गया है। हम ऑफलाइन क्लास लेने जाते हैं, वहाँ पे देखते हैं कि क्लास में ना कोई फ़ोन चला रहा है, कोई उसको खींच रहा है, कोई उसको खींच रहा है, कोई हंस रहा है, मतलब क्या, किसी को मतलब नहीं है। ये गलत बात है, ठीक है। किसी का उम्मीद और पैसा को आप बर्बाद नहीं कर सकते हैं, ये हक आपको नहीं है। करना है तो आप अपना पैसा और अपनी उम्मीद को बर्बाद कीजिए, माता पिता का नहीं, ठीक है। ध्यान से देखिए सवाल को, कहता है कि O इज अ पॉइंट इन द इंटीरियर ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, द perpendicular distance from O to the sides are √3 centimeter, 2 √3 centimeter, 5 √3 centimeter. The perimeter of triangle is what? तो एक ट्रायंगल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ध्यान से देखना। अब ना छोटा सा कंसेप्ट समझ लो, आपको ना सीधा याद ही रखना है, याद ही रखना है। ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ठीक है। अब इसके अंदर ना कहीं पे एक पॉइंट है, कहीं पे भी एक पॉइंट बना हुआ है अंदर में, और इस पॉइंट से तीनों साइड पे परपेंडिकुलर डाला गया है, लंब डाला गया है। तो यहाँ से यहाँ डाल दिए, यहाँ से चलो यहाँ डाल दिए, और यहाँ से हम परपेंडिकुलर यहाँ डाल दिए, ठीक है। अब हम ना तीनों का नाम दे देते हैं, एक का नाम दिए P1 परपेंडिकुलर 1, एक का नाम दिए P2 और इसका नाम दे दिए P3। ये चीज दिया हुआ है, ठीक है। अब इसका पेरीमीटर पूछा है, यही ना पेरीमीटर, ये ना, हाँ। अब इसका पेरीमीटर पूछा है, तो जब ये केस आपके सामने आए, सीधा सीधा थ्योरम है, ये केस आपके सामने आए कि इक्विलेटरल ट्रायंगल के अंदर कहीं पे एक पॉइंट है और वहां से, उस पॉइंट से तीनों साइड पे परपेंडिकुलर डाला गया है P1, P2 और P3, और जब आपसे पेरीमीटर पूछा जाए, परिमाप पूछा जाए, मतलब तीनों भुजाओं का जोड़ पूछा जाए, परिमाप पूछा जाए, तो पेरीमीटर बराबर परिमाप बराबर होता है, परिमाप देखो लिख देते हैं, परिमाप या परिमिति बराबर होता है 2 × √3 इंटू P1 प्लस P2 प्लस P3। समझ में आया? परिमाप बराबर 2 √3 इंटू P1 प्लस P2 प्लस P3। अब P1 P2 क्या है? तो ये तीन परपेंडिकुलर जो है तीनों साइड पे। अब ये चीज दिया हुआ है सवाल में, एक है √3 सेंटीमीटर, एक है 2 √3 सेंटीमीटर, एक है 5 √3 सेंटीमीटर। तो इन तीनों को जोड़ के और 2 √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो परिमाप निकल के आ जाएगा। तो परिमाप बराबर 2 √3। अब आप कहेंगे सर 2 √3 कहाँ आया? तो सर ये डेरिवेशन से आया है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा।
2√3, ठीक है, 2√3 इंटू इन तीनों को जोड़ दीजिए तो √3 है, 5 और 2 7 और 1 8, ये आ जाएगा 8√3। तो √3 इंटू √3, 3 होगा, 8 दूना 16 और 16 तिहाई 48, 48 सेंटीमीटर इसका क्या हो गया, परिमाप हो गया, पेरीमीटर हो गया। अब अगर एक भुजा का लेंथ पूछ देता तो भाई 48 को 3 भाग में बांटो, 16 और ये भी 16। इस टाइप का सवाल बहुत दिनों से आ रहा है और अभी भी आ रहा है। इंपॉर्टेंट सवाल है, कंसेप्ट बढ़िया है, बहुत ही बढ़िया सवाल है। इस सवाल में आप कंफ्यूज हो सकते हैं, एकदम नया सवाल है। कंफ्यूजन कहाँ होगा आपको बताएंगे, ठीक है। पहले सवाल को पढ़ते हैं। तो कहता है कि द वॉल्यूम ऑफ अ वॉल हुज हाइट इज 10 टाइम्स इट्स विड्थ एंड लेंथ इज 8 टाइम्स इट्स हाइट इज 51.2 मीटर क्यूब, ठीक है। व्हाट इज द कॉस्ट इन रुपीज ऑफ पेंटिंग द वॉल ऑन वन साइड, एक साइड का दीवार जो है आपको पेंट करना है। और ध्यान रहे ये जो कमरा है, ये जो आपका कमरा है ना, ये वर्गाकार नहीं है, आयताकार है, क्योंकि इनका लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों अलग अलग है, ठीक है। अब आप ध्यान से समझिएगा कि एक साइड का दीवार पेंट करना है। अब आपको कंफ्यूजन यहाँ पे होगा, कैसे होगा, ध्यान से देखिए। तो सबसे पहले इनका लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई में जो रेशियो दिया हुआ है उसके हिसाब से काम करते हैं। तो भाई लंबाई चौड़ाई, अच्छा हिंदी वाला हटा दे, ध्यान से समझिए। एक दीवार का आयतन जो है 51.2 मीटर क्यूब है, जिसकी ऊंचाई चौड़ाई से 10 गुना है और लंबाई ऊंचाई से 8 गुना है। तो 100 रुपया पर मीटर स्क्वायर की दर से एक तरफ की दीवार को पेंट करने की लागत रुपयों में कितना होगा, 4 ऑप्शन है, ठीक है। तो हिंदी वाला हटा दे तो कोई समस्या नहीं होगा। चलो अभी रहने देते हैं, ध्यान से समझो बात को। तो भाई मान लो जो मेरा घर होगा ना, अच्छा इसको हटाएंगे तो थोड़ा सा स्पेस मिलेगा आपको समझाने के लिए, हटा दे, ठीक है, हटा देते हैं। क्वेश्चन आप लोग समझ गए, ठीक है, क्वेश्चन आप लोग समझ गए। पहले समझा लेते हैं उसके बाद हटाएंगे। तो ऐसा मेरा कमरा होगा, जरा ध्यान से देखना, तो जरा ध्यान से देखना, कमरा मेरा ऐसा है, ध्यान से समझना, ठीक है। ये मेरा क्या है, कमरा है, ऐसा ही है, ठीक है। इसको हम माने लंबाई, ये है मेरा चौड़ाई, और ये वाला और ये जो चारों खुट्टा है ये है मेरा हाइट, ठीक है। अब लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई में रेशियो दिया है तो हम ऐसे ही लिखते हैं L, B और H के बारे में क्या बोला है। कहता है कि जिसकी ऊंचाई चौड़ाई से 10 गुना है, अगर इसको हम एक माने तो इसका ऊंचाई 10 है, ये दिया है। और कहता है कि लंबाई ऊंचाई से 8 गुना है, मतलब ऊंचाई का 8 गुना 80 हमारा क्या है, लंबाई है, ठीक है। अब देखो आयतन दिया हुआ है, कमरा जो है हमारा क्यूबाइड शेप का है, तो भाई इसका वॉल्यूम क्या होता है, LBH। तो आप चाहे तो H लगा लें कि इसका लेंथ जो है वो 80x है, चौड़ाई जो है वो x है और हाइट है वो 10x है, ठीक है। अब इनका मल्टीप्लाई क्या होता है, वॉल्यूम लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई बराबर आयतन, कितना दिया है, 51.2 मीटर क्यूब। तो हम इसको यहाँ लिख देते हैं लंबाई, तो ये हो जाएगा x इंटू एक्स क्यूब हो जाएगा, इंटू 80 गुना 10 800 हो जाएगा, बराबर क्या दिया है 51.2, तो इसको लिख दे 512/10 मीटर क्यूब। बोले सर बिल्कुल लिख दीजिए, कटेगा तो जरूर। तो ये 512 क्या है, 8 का क्यूब है, 512 मेरा क्या है, 8 का क्यूब है। तो इसको क्या लिखेंगे, 8 गुना 8 गुना 8, ध्यान से समझिएगा। अब मतलब यहाँ से अगर हम x का वैल्यू डायरेक्ट निकालें तो ये 8 से कट जाएगा आपका 64 बार में, और ये हो जाएगा 64 2 4 2/5,
यहाँ से जो x का वैल्यू आएगा वो आएगा 2/5 x का वैल्यू 2/5। अब आप यहाँ पे 2/5 को रखिएगा, यहाँ पे 2/5 को रखिएगा, ठीक है। 80 गुना 2/5, 2/5 और 10 गुना 2/5 रखना नहीं है, सिर्फ आप समझिएगा। अब कहता है कि कोई एक तरफ के दीवार को 100 रुपया पर मीटर के स्क्वायर से पेंट करने का लागत क्या है। अब आपको दीवार दो तरीका का मिलेगा। कभी आप सबसे पहले एक बात समझिए कि कभी भी आपको लंबाई गुना चौड़ाई नहीं करना है। अगर आप लंबाई गुना चौड़ाई L गुना B करेंगे तो ये नीचे वाला फर्श है, फर्श का एरिया आप निकाल लेंगे। आपको ना दीवार का क्षेत्रफल निकालना है। ये मेरा क्या फर्श है, ये मेरा क्या है सर, ये मेरा फर्श है। ये जो हम कलर कर रहे हैं ना, ये फर्श है आपका, क्या है ये फर्श है, ये फर्श है जिस पे हम खड़े हैं। तो फर्श का एरिया नहीं निकाला हमको, दीवार का। तो दीवार दो टाइप का है। एक टाइप का जो दीवार है उसका ऊंचाई तो h है लेकिन लंबाई b है। दूसरा तरीका का जो दीवार है उसका ऊंचाई तो h है लेकिन उसका लंबाई l है। तो कंफ्यूजन यही पे है किसका। तो देखिए जब हम L गुना P करेंगे तो होता है 80 गुना 1, 80 होगा। जब हम B गुना H करेंगे, B गुना H, तो ये होता है 10 गुना 1, 10 होता है। तो भाई ऑप्शन बड़ा बड़ा है, मतलब बड़ा वाला दीवार का क्षेत्रफल, जिस दीवार का एरिया ज़्यादा है उसका क्षेत्रफल निकालना है, ये आपको ध्यान देना पड़ेगा। तो L गुना B कभी नहीं होगा, सॉरी L गुना, हम कुछ गलत लिख दिए क्या, L गुना B आपका कभी नहीं होगा, L गुना B कभी नहीं होगा। तो हम कुछ गलत ही नहीं लिख दिए, नहीं ठीक है, ठीक है। तो दो तरीका का दीवार है, एक है L गुना B और H गुना B और एक है H गुना L, H गुना L। तो जब हम H गुना L करेंगे तो ये 800 आएगा। यही मेरा बड़ा वाला दीवार है जिसका एरिया ज़्यादा है क्योंकि चारों ऑप्शन बड़ा बड़ा है। H गुना L, H गुना B छोटा हो जाएगा 10x। बात समझ में आया। तो जो एरिया निकालना है दीवार का क्षेत्रफल, दीवार मेरा कैसा है, आयताकार है, तो भैया 10 गुना 80 गुना 10 और x गुना x, x स्क्वायर और x स्क्वायर, सॉरी हम 800 लिख दिए ना, तो हम सीधा 800 गुना x स्क्वायर, तो 2/5 का स्क्वायर मतलब 4/25 और इसको मल्टीप्लाई, ये हो गया दीवार का क्षेत्रफल। और 100 रुपया पर मीटर के स्क्वायर से, तो 100 से मल्टीप्लाई कर दो। तो देखो भाई 25 चौके 100, 4 चौके 16, 16 80, 128 पे 2 जीरो, 12,800 रुपया लगेगा एक दीवार को पेंट करने का, बड़ा वाला दीवार को पेंट करने का। बहुत बढ़िया सवाल है ये, बहुत बढ़िया सवाल है, ठीक है। अगर आप इस दीवार का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं जिनका लंबाई और चौड़ाई 10x और x है, तो ऑप्शन आपका नहीं आएगा। बात को समझ रहे हैं ना, बहुत अच्छा सवाल है, आसान सवाल है वॉल्यूम से। कहता है कि द नंबर ऑफ सॉलिड स्फेयर ईच ऑफ डायमीटर 6 सेंटीमीटर दैट मोल्डेड टू फॉर्म अ सॉलिड मेटल सिलेंडर ऑफ हाइट 90 सेंटीमीटर एंड डायमीटर 4 सेंटीमीटर। प्रत्येक 6 सेंटीमीटर व्यास वाला ऐसे ठोस गोलों की संख्या कितनी है जिन्हें पिघलाकर 90 सेंटीमीटर ऊंचा और 4 सेंटीमीटर व्यास वाला एक ठोस बेलन बनाया जा सके। बहुत ही आसान है, छोटा छोटा गोला, कितना गोला को पिघलाएंगे कि 90 सेंटीमीटर ऊंचाई और 4 सेंटीमीटर व्यास वाला एक बेलन तैयार हो सके। तो मान लो कि ऐसा n गोला पिघलाएंगे, n गोला पिघलाएंगे, और सर एक गोला का वॉल्यूम क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब। सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है, पाई आर स्क्वायर h। दोनों तरफ पाई होगा तो कैंसल हो जाएगा, दोनों तरफ पाई होगा तो कैंसल हो जाएगा,
कैसे? मान लो हम n गोला को पिघलाएंगे, n गोला को पिघलाएंगे तो n गोला का जितना वॉल्यूम होगा उतना ही वॉल्यूम इस सिलेंडर का होगा। तो दोनों तरफ का वॉल्यूम बराबर होगा और दोनों तरफ वॉल्यूम के फॉर्मूला में पाई है, तो पाई से पाई तो हमारा उड़ जाएगा, कुछ नहीं बचेगा, पाई से पाई हमारा कैंसिल, तो कैलकुलेशन में ही उसको हम नहीं लिखेंगे। ठीक है, तो 4/3 पाई आर, 4/3 पाई आर क्यू, 4/3 पाई आर क्यू, तो पाई नहीं लिखना, आर क्यू। अब ध्यान से देखो, जो मेरा गोला है ना, एक गोला, उसका डायमीटर दिया है 6 सेंटीमीटर, व्यास दिया है 6 सेंटीमीटर, हमें त्रिज्या चाहिए, त्रिज्या का व्यास का आधा जो है त्रिज्या होता है, तो आर क्यू मतलब 3 का क्यू मतलब 3 गुना 3 गुना 3। और ऐसा मान लो हम n गोला पिघलाएंगे, कितना गोला पिघलाएंगे? n गोला पिघलाएंगे, n गोला पिघलाएंगे, तब जाके एक सिलेंडर बनेगा जिसका हाइट 90 सेंटीमीटर और डायमीटर 4 सेंटीमीटर। तो भाई सिलेंडर का वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर एच, इधर भी पाई हटा दिए तो इधर भी हटा देंगे, आर स्क्वायर एच। रेडियस में रेडियस चाहिए तो ये डायमीटर 4 है, रेडियस 2 होगा, 2 गुना 2 गुना एच 90। ध्यान से देखो, ठीक है, तो ये 3 से 3 मेरा उड़ गया, 4 से 2 दूना 4 गया, 3 तिहाई 9, 90 को 9 में भागा देंगे सर, n का वैल्यू 10 आएगा। 10 गोला पिघलाएंगे तब जाके 90 सेंटीमीटर ऊंचा और 4 सेंटीमीटर डायमीटर वाला एक ठोस सिलेंडर बनेगा। और 10 गोला में हर एक गोला बराबर होगा और हर एक गोला का डायमीटर 6 सेंटीमीटर होगा। बहुत आसान सवाल है। आइए, टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस का सबसे आसान कंसेप्ट। ठीक है, ट्रेन जो है 2 डिफरेंट स्पीड से चलती है। एक बार जब 45 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलती है तो समय पर पहुंचती है। जब वो अपना स्पीड कम कर देती है 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, जब 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलती है तो वो 15 मिनट देरी से पहुंचती है। 2 केस बनता है इसका, दोनों केस समझ लीजिए। एक तो आपके सामने है कि वो पहले उसका स्पीड ज़्यादा था और बाद में स्पीड कम हो गया, तो भाई जाहिर सी बात है कि अब वो लेट से पहुंचेगी। जब वो 45 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही थी तो वो जहाँ जाना था समय से पहुंच रही थी। एक फिक्स डिस्टेंस, मान लो कि ट्रेन को ए से बी जाना है, ठीक है, ए से बी जाना है, ए से बी जाना है, ठीक है, ये फिक्स डिस्टेंस है, फिक्स डिस्टेंस है, डी है, ठीक है। तो वो जब वो 45 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलती है तो राइट टाइम पे पहुंच जाती है। जब वो अपना स्पीड कम कर देती है, 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जब चलती है तो वो 15 मिनट लेट हो जाती है। जाहिर सी बात है, अगर हम इससे कम स्पीड में चलेंगे तो देर से पहुंचेंगे, इससे ज़्यादा स्पीड से चलेंगे तो पहले पहुंचेंगे। तो यही दोनों केस बनता है, ठीक है। तो 2 स्पीड है, एक S1 है और एक S2 है, ठीक है। तो आपसे जब डिस्टेंस पूछता है सीधा तो आपको याद रखना है डिस्टेंस बराबर S1 इंटू S2 अपॉन S1 माइनस S2 इंटू टाइम में जितना गैप रहेगा वो आपको लिख देना है, इंटू टाइम गैप, ठीक है। इतना काम करना है, उत्तर आपके सामने होगा। तो हमेशा देखो, एक स्पीड कम होगा, एक स्पीड ज़्यादा होगा, तो यहाँ पे माइनस का झंझट नहीं रखना है, पॉजिटिव लेना है, ठीक है। तो हम 45 में 30 घटाएं या 30 में 45 घटाएं, 15 ही लिखना है, -15 नहीं लिखना है, ठीक है। तो डिस्टेंस हमसे पूछा है, डिस्टेंस बराबर S1 इंटू S2, तो भाई सीधा 45 गुना 30 भागा S1 माइनस S2, 45 में 30 गया 15 गुना कितना देरी से पहुंची सर, 15 मिनट का गैप है। तो देखो यहाँ मिनट है, ये किलोमीटर पर आवर है, तो भाई टाइम हमें आवर में चाहिए, यूनिट सेम रखना है। तो भाई 15 मिनट को आवर में चेंज करेंगे तो 15/60 आवर मतलब 1/4 मिनट, और ये क्या देगा सर, डिस्टेंस देगा, 1/4 आवर, सॉरी, कटम कुटाई कर दो तो 15 तिया 45, 30 तिया 90, 90 को 4 से भागा देंगे, 22.5 किलोमीटर, 22.5 किलोमीटर। इस डी का वैल्यू कितना है, 22.5 किलोमीटर,
ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो गया सीधा आंसर। ये सब छोटा छोटा चीज़ है, आपको याद रखना होगा, आपको इन सब बातों की जानकारी होनी चाहिए। ठीक, इस सवाल को देखिए ध्यान से। देखो भाई, इस बोर्ड पे ना बहुत मेहनत है। अच्छा, मेहनत कहाँ नहीं है, हर जगह मेहनत है। मेरी मेहनत को मारो गोली। कंटेंट ज़बरदस्त है, लाजवाब है, बहुत अच्छा है, एग्जाम से रिलेवेंट है, लंद फंद नहीं है। तो सेशन को एक बार शेयर मारना आपका फ़र्ज बनता है। दिल से आप पूछना कि क्या आपके एग्ज़ाम के लिए ये कंटेंट रिलेवेंट है कि नहीं। अगर होगा तो लाइक ज़रूर मार देना, वीडियो को शेयर मार देना, और आंसर और कमेंट में अपना आंसर ज़रूर देना। ठीक है, तो कहता है कि X, Y and Z आर completed a work costing ₹3400. X work for 5 days, Y work for 7 days and Z for 10 days. If their wages, यहाँ पे ना डेली वेगेज का रेशियो दिया है। ठीक है, ये डेली वेगेज है। इफ़ देयर डेली वेगेज आर इन द रेशियो ऑफ 4:5:3, हाउ मच अमाउंट विल बी रिसीव्ड बाय X। हिंदी में भी लिखा हुआ है साफ साफ, X, Y और Z 3400 रुपया के लागत वाला एक काम को पूरा किया, मतलब 3400 रुपया मिला। तीनों मिलके एक काम को किया, तीनों को 3400 मिला। ठीक है, X 5 दिन तक काम किया, ठीक है, Y 7 दिन तक काम किया और Z 10 दिन तक काम किया। यदि उनकी दैनिक मजदूरी का अनुपात डेली जो उनको मिलता था उनका रेशियो 4:5:3 है, तो X को कितना मिला। सीधा सा बात है। एक बात बताओ कि अगर X को डेली 4 मिलता है, Y को डेली 5 मिलता है और Z को डेली 3 मिलता है, अगर रेशियो से ही ले ले तो भी मामला बहुत आसान रहेगा। और X काम किया है 5 दिन तक, Y काम किया है 7 दिन तक और Z काम किया है 10 दिन तक। तो जो जितना दिन काम करेगा उसको उतना पैसा मिलेगा। ठीक है, तो आप यहाँ पे आपको ना X, Y, Z के चक्कर में या इनके साथ वेरिएबल मानने का चक्कर मत रखिए। ठीक है, आप एक चीज़ समझिए, आप अगर डेली 100 रुपया कमाते हैं, काम करने का लेते हैं, तो भाई 10 दिन में कितना लीजिएगा, 10 × 100 1000। अगर आपके साथ कोई व्यक्ति है उसको 200 रुपया मिलता है, तो और वो 5 दिन तक काम किया तो उसको कितना मिलेगा, 1000। अब आप दोनों का डेली वेगेज का रेशियो, हर दिन के दैनिक मजदूरी का अनुपात किया, आपका 100 उनका 200, रेशियो 1:2 हुआ ना। यही चीज़ दिया हुआ है, तो इसी से हम लोग सवाल को सॉल्व कर लेंगे। एक बात बताइए, X, Y और Z, X को कितना पैसा मिला, Y को कितना पैसा मिला और Z को कितना पैसा मिला। तो X को डेली मिलता था 4, आप इसको रुपया भी मान सकते हैं, आप इसको 4A, 5A, 3A या इसके साथ कोई भी वेरिएबल मान सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। मान लो कि X को 4 रुपया डेली मिलता था, Y को 5 रुपया डेली मिलता था और Z को 3 रुपया डेली मिलता था। ठीक है, और X काम किया 5 दिन तक, कितना दिन तक काम किया, 5 दिन तक, और Y काम किया 7 दिन तक और Z काम किया आपका 10 दिन तक। तो एक बात बताओ, X को टोटल कितना मिला, कहेंगे सर 4×5 20, Y को कितना मिला 7×5 35 और Z को कितना मिला, बोले सर 10×3 31। अब इन तीनों के पैसा को जब जोड़े तो कितना आना चाहिए, 3400 रुपया आना चाहिए, क्योंकि उस काम का कीमत था 3400 और 3400 इनको मिला। जरा जोड़ दो, 35 और 30 65 और 20 85। भाई मेरे इसी 85 का वैल्यू सवाल में दिया है 3400 रुपया, 85 का वैल्यू 3400। तो सर एक का वैल्यू 17×5 85, 17×2 34 4, एक का वैल्यू कितना हो गया आपका, ठीक है 17×5 85 800 हुआ ना, और 17×2 34 200, 5×4 20 40। ठीक है, तो सर एक का वैल्यू कितना 40, कितना 40। हमसे पूछा X को कितना मिला, भाई X को 20 मिला है ना। अगर एक का वैल्यू 40 है तो 20 का वैल्यू 20 × 40, 4×2 800 रुपया मिला है X को, 800 रुपया X को मिला है। ऑप्शन नंबर सी हमारा उत्तर। इतना सा काम करने में बताइए कितना वक्त लगेगा। तो बढ़िया बढ़िया सवाल आपके लिए ला रहे हैं, हमेशा ला रहे हैं, अभी भी लाएंगे और लाएंगे
और इसके आगे भी लाते रहेंगे। अगर आपका सपोर्ट बना रहा ना तो कसम से बता रहे हैं एक एक सवाल को चीर देंगे। और हम सिर्फ हाई कोर्ट का बात नहीं कर रहे हैं, कोई भी एग्जाम आप दीजिए, देखो कंसेप्ट यही रहता है। यही क्वेश्चन हम आपको अगर एसएससी में अगर ये सवाल आया है तो भाई कंसेप्ट तो वही है। इसी सवाल को अगर कोई रेलवे में डाल दे, कंसेप्ट तो वही है। इसी सवाल को कोई बैंक में डाल दे, वही कंसेप्ट है। इसी सवाल को झारखंड के किसी एग्जाम में डाल दे, कंसेप्ट वही है। इसी सवाल को कोई स्टेट के एग्जाम में डाल दे, देखो मैथ मैथ है। एक बार ठीक से पढ़िए और मामला ख़त्म करिए। बार बार कोर्स लेना, कोर्स परचेज करने के झंझट से मुक्ति पाइए। एक बार किसी के साथ जुड़ के, हम नहीं कहते कि हमारे साथ, किसी के साथ भी जो आपके मन को भाए उनके साथ आप जुड़ के दिल लगा के पढ़िए, कहानी ख़त्म करिए। इस सवाल को देखिए, बहुत ही बढ़िया सवाल है। एवरेज का दो तरीका से बना सकते हैं, डिटेल में या दिमाग लगा के सोचिएगा तो बहुत जल्दी एवरेज का सवाल बन जाता है। ठीक है, तो कहता है कि द एवरेज वेट ऑफ अ क्लास, the average weight of a certain number of a student in a class is 55.5 kg. If 4 students with average weight 60 kg join the class, then the average weight of all students is increased by 360 ग्राम। द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन द क्लास इनिशियली वाज। तो कहता है कि किसी कक्षा में निश्चित संख्या में छात्रों का वजन जो है 55.5 किलो है। ठीक है जी, सबका 55.5 55.5 जितना है सबका। एवरेज मतलब सबके हिस्से में बराबर बराबर नंबर जाता है। ठीक है, यदि 60 किलो वाला 4 छात्र ज्वाइन कर ले, चारों का एवरेज वेट 60 किलो 60 किलो 60 किलो 60 किलो, चार छात्र ज्वाइन कर लेता है तो पूरा क्लास का जो एवरेज वेट है, अब पूरा क्लास का जो एवरेज वेट है वो 360 ग्राम बढ़ जाता है। ठीक है, तो कहता है कि शुरुआत में कक्षा में कितना छात्र था, आरंभ में कैसे बनाएंगे, ध्यान से समझिए। एक बात बताइए कि अगर आरंभ में हर एक छात्र का एवरेज वेट जो है 55.5 किलो था, ठीक है, अब जो है 60 केजी वजन वाला जो है 4 छात्र ज्वाइन कर लिया भाई, तो वेट में डिफरेंस कितना का आया? तो आप कहेंगे सर 4 छात्र जो ज्वाइन किया उसके वजह से कितना वजन बढ़ा, एवरेज वजन कितना बढ़ा? तो आप कहेंगे सर 60 माइनस 55.5, तो ये आ जाएगा 4.5 किलो, 4.5 किलो, 4.5 किलो जो है ये। हम कुछ गलत तो डाटा नहीं लिखे ना, कुछ गलत डाटा हम लिखे हैं क्या, कुछ गलत डाटा, हाँ ठीक है, 4.5 किलो। ठीक है, हर एक का वजन, तो भाई इन चारों का वजन कितना है, इन चारों के वजह से कितना वजन बढ़ा, इन चारों के वजह से, तो भाई 4 चौके 16 और 2 18 किलो, 18 किलो वजन बढ़ा पूरा क्लास का। 18 किलो वजन बढ़ गया पहले से, अब 18 किलो वजन पहले से बढ़ गया। अब इन चारों को मिला के अगर सब स्टूडेंट का वेट का टोटल वेट देखेंगे तो 18 किलो ज़्यादा मिलेगा, 18 किलो ज़्यादा मिलेगा। अब ये टोटल में 18 किलो ज़्यादा मिला ना, और कह रहा है कि हर एक का वजन पहले से, हर एक का औसत वजन पहले से 360 ग्राम बढ़ गया। तो अगर 1818 किलो को हम ग्राम में बदले तो 18 गुना 1000 ग्राम, और एक स्टूडेंट के माथा पे कितना बढ़ा, 360 ग्राम। तो भाई कितना स्टूडेंट पे बढ़ा ये निकल जाएगा। तो 18 दूना 36 और 20 25 100, 50 स्टूडेंट के 50 स्टूडेंट जो है 50 स्टूडेंट में से हर एक का एवरेज वेट 360 ग्राम बढ़ गया। अब नया भाई, अब टोटल 50 स्टूडेंट है, अभी में से 4 नया आया है,
तो पहले कितना था, 50 में 4 गया 46, किधर है, ऑप्शन नंबर डी आपका उत्तर हो गया। तो ये सीधा सीधा अप्रोच है। अब बहुत लोग इसमें बोलेंगे कि सर आप पहले x मान लो और अब जो स्टूडेंट आया वो x+4 मान लो। भाई कैलकुलेशन बढ़ जाएगा, सीधा सोचो ना, सीधा सोचो थोड़ा। तो सवाल ठीक है, ये जो सिंप्लीफिकेशन का सवाल है इसका उत्तर आपको देना है कमेंट में, आपको देना है, ठीक है। इसका उत्तर आप कमेंट में दीजिए। 5 - 35 भागा 5 गुना 15 प्लस 5 भागा 12 - 2 बराबर 4 ऑप्शन है, 3 में माइनस लगा हुआ है, 1 में माइनस नहीं है, ठीक है। तो इसका उत्तर आप कमेंट में दीजिए, हम देखते हैं भाई कौन कौन लोग कमेंट में दिए हैं, हम देखेंगे, ठीक है। और इस सवाल को देखिए, कहता है कि द थर्ड प्रोपोर्शनल टू, तृतीय अनुपात ज्ञात करना है। तो समझ लीजिए अगर कोई नंबर है a और b और इसका तीसरा अनुपात पूछता है, थर्ड प्रोपोर्शनल पूछता है, तो थर्ड प्रोपोर्शनल बराबर होता है सेकेंड नंबर का स्क्वायर भागा फर्स्ट नंबर। ये आपको याद रखना है, b² a। तो भाई अब अगर इसका इन दोनों का थर्ड प्रोपोर्शनल निकालना है तो भाई साहब इसका स्क्वायर और भागा लगाएंगे इससे, तो x - y का होल स्क्वायर, तो x - y का होल स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, x - y गुना x - y भागा x² - y², इसको क्या लिख सकते हैं, x + y इंटू x - y। और ध्यान से देखो कि x - y से कैंसिल हो जाएगा, क्या बचा, x - y अपॉन x + y, ऑप्शन नंबर बी आपका उत्तर हो जाएगा। इस लास्ट वाले सवाल का आंसर क्या होगा जरा आप कमेंट में बताइए। तो आपके लिए एक से बढ़ के एक सवाल आज लाए, सेट नंबर 11 में भी एक से बढ़ के एक सवाल होगा। आपको करना इतना है मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे बंधु, मेरे मित्र, आपको चैनल को सपोर्ट करना है। और आप यकीन मानिए अभी तक जिस तरीक़ा से कंटेंट देते आ रहे हैं इससे भी बेहतर कंटेंट आपको आगे मिलेगा, क्योंकि हम भी मेरा भी डेली प्रैक्टिस होता है, तो हम भी कुछ ना कुछ बेहतर सीखते हैं डेली, और वो आपको सिखाने का पूरा प्रयास करते हैं। तो सीधा बात है कि आप सपोर्ट करेंगे, आप बढ़िया से पढ़िएगा, और आप जब भी प्रैक्टिस सेट देखिएगा शुरू से लेके आखिरी तक देखिएगा। अभी तक जो 9 प्रैक्टिस सेट हुआ है सबका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, सबका लिंक टेलीग्राम पे है, जाइए और देखिए, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।